हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और ये जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है, या समतल या उत्तल, केवल समतल, अवतल, केवल उत्तल। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह समतल या उत्तल दर्पण हो सकता है। कौन सा, समतल या दर्पण। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर दिखाई देता है तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अतः विकल्प ए समतल या उत्तल दर्पण सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समतल, उत्तल, अवतल, पारदर्शी। तो कह रहे हैं किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समतल, उत्तल, अवतल, पारदर्शी। तो ये होता है अवतल। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं अवतल लेंस का प्रयोग सदैव छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले होते हैं। अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। किसमें, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की दुगुनी। तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते कह रहे हैं व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला प्रश्न कह रहे हैं दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है वर्तुलाकार शीशा, नातोदार शीशा, उन्नतोदर शीशा, सादा शीशा। तो दंत विशेषज्ञ का जो शीशा होता है वो नतोदर शीशा होता है। नतोदर जिसे क्या कहते हैं, अवतल, अवतल दर्पण है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं दंत विशेषज्ञ का शीशा नतोदर शीशा या अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर होता है। उनके द्वारा नतोदर शीशा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक छोटी रेंज में वे अच्छी छवि उत्पन्न करते हैं। एक छोटी रेंज में भी अच्छी छवि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को पारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी। दूसरा है वस्तु के केवल ऊपरी भाग की ही छवि प्राप्त होगी। तीसरा है कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी। चौथा वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो इसमें देखिए
पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को पारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। सॉरी, ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते कह रहे हैं, जब उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को ढक दिया जाएगा तो वह वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के आधे भाग से परावर्तित होती हैं और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के चमकने का कारण क्या है? पहला है धूल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण। दूसरा ऑप्शन बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तीसरा ऑप्शन तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। चौथा पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। तो तारों के चमकने का कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय इसकी व्याख्या देखते हैं, कह रहे तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चमकते हैं। वायुमंडल कई परतों से बना है। तारे की प्रकाश किरणों के अपना मार्ग बदलने के परिणाम स्वरूप अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तारे हमसे अत्यधिक दूर होने के कारण प्रकाश को हम तक पहुंचने में कई बार अपरिवर्तित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ प्रकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो स्वच्छ आकाश का नीला किसके कारण साफ दिखाई पड़ता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकाश का बिखरना इसके कारण दिखाई देता है, नीला है ना। व्याख्या देखते हैं, कह रहे हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित बिखराव हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक तथा जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। यही कारण कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि पानी द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन छितराव किया जाता है। देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। इसकी व्याख्या भी देखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण, समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण क्या है? समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, पानी द्वारा रोशनी का छितराव, पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन, समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। कह रहे समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। वही प्रश्न है, इस लास्ट का जो प्रश्न था। कह रहे किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा, कांच। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। इसकी व्याख्या कह रहे हैं, प्रश्न में दिए गए उपयुक्त विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 और सबसे कम वायु का अपवर्तनांक इतना होता है 1.0003। जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है लाल, नीला, हरा, काला। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है लाल, नीला, हरा, काला। ये काला दिखाई देता है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो गुलाब काला दिखाई देगा, क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, अन्य सभी प्रकाश को अवशोषित कर देगा। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड,
9 मिनट 16 सेकंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड। व्याख्या नासा के अनुसार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड अर्थात 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। अतः निकटतम विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल बाहरी प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी। सॉरी, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला, नारंगी। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो नारंगी। व्याख्या कह रहे हैं सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल का मिश्रण होता है। इन रंगों में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होता है। लाल रंग के बाद नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? पीला, बैंगनी, हरा, लाल। तो इसमें बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है जिसका मान लगभग 700 नैनोमीटर होता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जिनका मान लगभग 380 नैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सर्वाधिक हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश। सबसे अधिक ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। इसकी व्याख्या नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश तरंग की ऊर्जा की गणना सूत्र E=hf के आधार पर की जाती है जहाँ h प्लांक नियतांक तथा f तरंग आवृत्ति है। नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में अधिक होती है अतः इसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो इसमें है लाल, है ना। व्याख्या लाल प्रकाश का लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। दृश्य प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। अतः अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? नारंगी, बैंगनी, नीला, सफ़ेद। तो सफ़ेद जो होता है वो इन धनुष के 7 रंगों में से नहीं है। व्याख्या कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में सफ़ेद रंग इन धनुष के 7 रंगों में नहीं है। इंद्रधनुष के स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाला 7 रंग इस प्रकार है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला टॉपिक है जो ध्वनि। अगला टॉपिक ध्वनि है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक सोनोरस पदार्थ है? लकड़ी, पानी, रबर, लोहा। तो लोहा जो है वो ध्वनिक सोनोरस पदार्थ है। व्याख्या कह रहे हैं ध्वनिक का अर्थ है जब वो धातुओं को पीटा जाता तो उसमें से बजने की आवाज़ आती। धातुओं में यह गुण इस कारण है कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन बंधन कम होता है। जब धातुओं को पीटा जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चलायमान हो जाते हैं और गतिज ऊर्जा पैदा होती है जो ध्वनि पैदा करने में खर्च होती है। प्रश्नगत विकल्पों में लोहा धातु है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी है। लोहा क्या है? धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए परासव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है? चमगादड़ द्वारा
अपने शिकार का पता लगाना, जलपोत द्वारा समुद्र की सतह की गहराई ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों को निदान करना, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। तो इसमें विकल्प डी है, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड वेव यानी प्रसव तरंगों का प्रयोग चमगादड़ द्वारा शिकार का पता लगाने, जलपोत द्वारा सागर तल की गहराई ज्ञात करने, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने में किया जाता है, जबकि आकाशीय वायुयान का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, जो रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये व्याख्या है। सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है फ्रेंड्स। आप सभी लोग देखिए इन प्रश्नों को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए, है ना, और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।